नमस्कार। मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube मंच पर। और आज हमारे साथ फिर से जुड़ रहे हैं देश के जाने-माने वरिष्ठ पत्रकार अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद, धन्यवाद संतोष जी। अजीत जी, इस देश में हमने देखा एक अलग तरह की राजनीति रही है। जब भी नेता घर खाली करके जाते थे, बड़ा दिलचस्प होता था कि आमतौर पर हो जाता था, नए लोग चले जाते थे। एक दौर आया जब खबरें होने लगी कि भैया उसमें रंग-रोगन, पेंट, पर्दे में इतना खर्चा लगा दिया। फिर एक दौर वैसा भी आया जब नेताओं पर आरोप लगने लगे कि किसी को कहा गया कि नल उखाड़ के ले गए, टोटी उखाड़ के ले गए, किसी को कहा गया टीवी-वीवी उखाड़ के ले गए। इन तमाम राजनीतिक माहौल के बीच में एक बड़ी खबर राबड़ी देवी को लेकर आई है। जो उनका सरकारी अधिकारी का आवास खाली करना था, वो खाली तो कर दिया उन्होंने, लेकिन खाली करने के बावजूद भी उन्होंने एक ऐसी शर्त रख दी है, जिससे बिहार सरकार के लिए थोड़ी-सी दिक्कत पैदा हो गई है। क्या है वो शर्त राबड़ी देवी का, ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए थोड़ा-सा? देखिए संतोष जी, उन्होंने जो भवन निर्माण विभाग है जिसके जिम्मे जहां से उनको नोटिस आया था खाली करने का, उनसे उन्होंने 5 जुलाई तक का समय मांगा और ये कहा कि भाई आप आइए और अपनी एक लिस्ट दीजिए कि आपने जब घर सौंपा था हमको तो क्या-क्या चीजें घर में थी, क्या-क्या लगी हुई थी और वो सारी चीजें यहाँ अभी मौजूद हैं या नहीं जब हम छोड़ के जा रहे हैं। अन्यथा ऐसा ना हो जैसा उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ हुआ या जब तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम का उन्होंने बंगला छोड़ा उस समय इस तरह की बातें हुई, वैसी कोई बात बाद में नहीं हो। इसलिए आप आकर के चेक करिए, आप सारी लिस्ट मिलाइए, बताइए हमको कि क्या क्या आपने दिया था और हम जा रहे हैं तो वो सारी चीजें मौजूद हैं या नहीं है। देखिए ये होता है संतोष जी, किसी घटना से सबक लेना। आपने एक घटना हुई, उससे आपने सबक लिया। पहले लोग इस बार इसको लेकर के अवेयर नहीं थे। पहले क्या होता था कि सचमुच बहुत से नेता कुछ कुछ चीजें ले जाते थे और उस पर ध्यान नहीं दिया जाता था। जो नया आता था, चूंकि किसी को अपनी जेब से तो लगाना नहीं होता था, वो तो सरकारी व्यवस्था में रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाले को काम दे दीजिए, वो आकर के सारे काम करके जाएंगे, उसका बिल बनेगा, बिल पास हो जाता था। ये जब ये प्रतिपक्ष, जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता थी वो शत्रुता में बदल गई, जब ये बना दिया गया पिछले 10-12 साल में कि जो आपका राजनीतिक प्रतिद्वंदी है वो आपका दुश्मन है, शत्रु है और उसकी छवि खराब करना आपका नैतिक कर्तव्य है, अधिकार है आपका, तो ये चीजें आने लगी कि सत्ता में रहे लोगों ने, जो खासतौर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने किया और बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की तरफ से ही किया गया, तो वो अपोजिशन के नेताओं की साख खराब करने, उनको बदनाम करने के लिए इस तरह की बातें लोगों ने मीडिया में प्रचारित कराई। मीडिया को बजाता वीडियो बना करके दिया कि हम लोगों ने देखा दिल्ली में 2 या 3 दिन के लिए पीडब्ल्यूडी को अरविंद केजरीवाल वाला बंगला मिला और उसके कितने वीडियोज बने और कैसे शीश महल का इशू दिल्ली में बना, ये सब हम लोगों ने देखा। और वो शीश महल का इशू जो है वो अरविंद केजरीवाल को ले डूबा। उनकी आम आदमी की छवि जो डेंट हुई उससे दूसरी किसी चीज से उतनी डेंट नहीं हुई थी जितनी शीश महल से हुई। तो ये अब एक उसको भी एक टूल की तरह आपने एक विपनाइज कर दिया। अपोजिशन के या के नेता को जो बंगला मिलता है, जो एकोमोडेशन मिलता है, उसको भी आपने विपनाइज कर दिया पॉलिटिकल गेन के लिए। तो उन सब घटनाओं से सबक लेकर के राबड़ी देवी ने ये एक पहल की कि भाई आप ऐसे हम 5 जुलाई तक समय हमको दीजिए और ये सारी चीजें आप चेक करके उसमें कंफर्म कर लीजिए, ताकि हमारे जाने के बाद मीडिया में ये कोई खबर ना आए कि ये लेके चली गई, वो लेके चली गई, या ये टूट गया, ये तोड़ के चली गई। ऐसा कुछ नहीं हो। देखिए उस बंगले में हम लोग कितनी बार जाना हुआ और हम लोगों ने देखा जो मॉडिफिकेशंस हुए थे वो इस अंदाज में हुए थे, वो एकदम गांव का जो एस्थेटिक्स होता है बिहार के, उस गांव के एस्थेटिक्स की तरह था। एक दलान की तरह चीज बाहर बनी हुई है जहां लालू यादव बैठे रहते थे, उनका बैठका होता था, सामने एक शेड बना हुआ था, उसके उधर गौशाला बनी हुई थी। तो ये तमाम चीजें उस तरह से उन्होंने अपनी सुविधा के हिसाब से उसको मॉडिफाई कराया था। और हमको नहीं लगता है कि जब वो विपक्ष में आने के बाद वहां आए तो ये सब सरकारी खर्चे से हुआ होगा। ये उन्होंने अपने निजी खर्चे से ही ये सब चीजें करवाई होंगी। इसके बावजूद जो उनका निजी था वो अपना लेके जाएंगे और बाकी चीजों की एक लिस्ट वो चाह रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी कंफर्म कर दे और वो फिर मीडिया के सामने दिखाया जाएगा कि भाई देखिए हम जा रहे हैं। इसका राजनीतिक मैसेज है। एक तो ये मैसेज हो गया, एक तो ये कि बदनामी नहीं हो, और जो बदनाम बीजेपी करती है उसको लेकर के उसके ऊपर भी एक सवाल उठा दिया इस घटनाक्रम से संतोष जी, कि लोग जाने कि बीजेपी ऐसा करती है। ये कोई बहुत अच्छा काम नहीं है, बहुत खराब काम है कि आप अपोजिशन में अपने प्रतिद्वंदी को इस तरह से आप बदनाम करते हैं। तो ये मैसेज भी होगा कि बीजेपी ऐसा करती रही थी, इसलिए राबड़ी देवी ने आईना दिखाया और अपना सारी चीजों की सूची बनवा करके तब गई है। आगे बदनामी नहीं होगी ये तो है ही, लेकिन बीजेपी के ऊपर एक दाग लगा करके वो जाएंगे। एक और राजनीतिक मैसेज ये है, जो कहते हैं जो
हम लोग कल ही कबीर की जयंती बीती है और हम लोग कबीर की बानी पढ़ते रहे, साखियां उनकी, और कि ज्यों की त्यों धर दीन्ही चदरिया वाला जो कबीर का सिद्धांत है कि भाई ऐसा इस रूप में आपने हमको बंगला दिया था, इस रूप में हम आपको बंगला सौंप के जा रहे हैं। हमारा इसमें कोई वो नहीं था। एक मैसेज ये भी है, पॉलिटिकल मैसेज संतोष जी, जो राबड़ी देवी ने दिया है वो ये है, वो अभी चाहती तो इसको कंटेस्ट कर सकती थी, अपने अधिकार के लिए लोग कंटेस्ट करके किस तरह से बंगला लेते हैं ये भी हम लोगों ने दिल्ली में देखा कि अरविंद केजरीवाल एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं, संयोजक हैं, इस नाते उनको दिल्ली में एकोमोडेशन मिलना था, वो नहीं मिल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट तक गए और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, टाइप 7 का बंगला उनको मिला लोधी स्टेट में। तो राबड़ी देवी भी चाहती तो कंटेस्ट कर सकती थी इस ऑर्डर को, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के नाते, कैबिनेट मिनिस्टर के दर्जे के रूप में उनको ये बंगला मिला हुआ है, नेता प्रतिपक्ष, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के नाते। लेकिन उन्होंने छोड़ दिया, जो टाइम फ्रेम था, आज का टाइम फ्रेम था, आज समाप्त हुआ, 4-5 दिन की और बात है, तो वो छोड़ करके ये मैसेज भी दिया कि उनकी मंशा कभी भी उस बंगले में आजीवन रहने की नहीं। ये जो कहा जा रहा था कि लोग बपौती समझ लेते हैं, बंगला नहीं खाली कर लेते हैं, उसका भी जवाब दे दिया है उन्होंने कि उनकी मंशा नहीं थी कि वो इस बंगले में हमेशा रहे। इसलिए सरकार ने कहा तो शुरू में थोड़ा इसका विरोध हुआ, लेकिन बंगला खाली कर दिया। तो ये भी एक मोरल हाई ग्राउंड पर जाने की बात है। लालू यादव का परिवार, राबड़ी देवी का परिवार एक मोरल हाई ग्राउंड पर जाएगा। इस जिस तरह से उन्होंने, जिस तरह से जितना ग्रेसफुल तरीके से बंगला खाली किया, एक मोरल हाई ग्राउंड उनका हो गया। ये अब इसका राजनीतिक लाभ भी मिलेगा। हालांकि अब इसमें दो कमी है संतोष जी जो हमको दिख रही है। एक तो ये है कि एक नैरेटिव क्रिएट करने वाली जो इकोसिस्टम एक जो बनाया था तेजस्वी यादव ने, जो चुनाव के समय काफी एक्टिव था और हम लोग मानते थे कि बहुत इफेक्टिव इकोसिस्टम है, क्योंकि उसमें जेएनयू के पढ़े हुए लोग हैं, उसमें लेफ्ट के इकोसिस्टम के लोग भी हैं और कांग्रेस के लोग भी थे। तो अब ये जो दूरी बढ़ी तीनों में, कांग्रेस और लेफ्ट में, तो कांग्रेस और लेफ्ट के लोग जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जो मजबूत हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, वो अब आरजेडी के मुद्दों को ज्यादा तरजीह नहीं दे रहे हैं। और आरजेडी का अपना सिस्टम कोलैप्स हो गया। नहीं तो ये इतना बड़ा मुद्दा था विक्टिमहुड का। ये राबड़ी देवी देश की पहली, मतलब बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री, इकलौती महिला मुख्यमंत्री, उनसे बंगला खाली कराना, ये इतना बड़ा नैरेटिव क्रिएट हो सकता था, इतना बड़ा एक विक्टिम कार्ड प्ले किया जा सकता था सहानुभूति के लिए। और विक्टिम कार्ड प्ले करके आप छोड़ते। हम लोगों ने कितनी कहानियां सुनी है बंगला छोड़ने की, बंगला खाली करने की। अभी देखिए जब वो कितना डिटेल में किताबें लिखी हैं लोगों ने, जब मेनका गांधी ने बंगला खाली किया था, कि कितनी नौटंकी हुई थी, कैसे उन्होंने अपना सामान सारा रखवा दिया, किस तरह से गाड़ी बुलाई, किस तरह से लदवाए, अपने गाड़ी में सामान रखवाए, उनके परिवार की क्या भूमिका थी, ये सब कहानियां लिखी गई। तो अपने छोटे से बच्चे को गोद में लेकर के कैसे मीडिया के सामने निकली, वरुण गांधी गोद में थे। तो ये सब कहानियां हैं, इसका लाभ लेते हैं लोग जो नैरेटिव सेट करने के लिए। हम लोगों ने अरविंद केजरीवाल को भी देखा है, और अभी एक बड़े जो पावर ब्रोकर हैं अभिषेक वर्मा बड़ी चर्चा में रहे हैं। अभिषेक वर्मा हिंदी के महान कवि श्रीकांत वर्मा के बेटे हैं, और अभी सब लोग कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे के लिए वो लाइजनिंग का काम देखते हैं, पॉलिटिकल लाइजनिंग का, और उन्होंने पार्टी तोड़वाने में उद्धव ठाकरे की बड़ी भूमिका निभाई। एक समय उनकी मां को राज्यसभा भेजा था कांग्रेस पार्टी ने, श्रीकांत वर्मा की पत्नी को, और वो बंगला खाली कराने में कितना नाटक हुआ था कि सामान बंगले के बाहर पड़े हुए थे और मीडिया के लोग जाकर के वीडियो बना रहे थे। तो ये हम लोगों ने अनेक इस तरह की घटनाएं देखी हैं। वो नहीं कर सका, जो आरजेडी का पीआर का सिस्टम है जो उनका, वो नहीं उसको कर सका। एक विक्टिम का कार्ड जो एक लॉन्ग टर्म के लिए लोगों की मेमोरी में रह जाती है। अभी चुनाव नहीं है, लेकिन जब चुनाव होगा तो लोगों की मेमोरी में ये चीजें होती, जब राबड़ी देवी जाती और इसको याद दिलाती तो लोग याद करते। एक तो वो नहीं कर सके। दूसरा एक नुकसान हमको दिख रहा है जो संतोष जी, वो ये है कि अब लालू यादव का परिवार अब थोड़ा बिखरा बिखरा रहेगा। जो ये 10 सर्कुलर रोड है, ये कोई भी एक बंगला जो होता है वो सिर्फ एक नंबर नहीं होता है, वो पावर सेंटर की तरह होता है, एक शक्तिपीठ की तरह होता है। जैसे 7 रेस कोर्स रोड है, तो 7 रेस कोर्स रोड कोई मामूली बंगला नहीं है, एक नंबर नहीं है खाली, या 10 जनपद एक नंबर नहीं है सिर्फ। तो वैसे ही 10 सर्कुलर रोड एक कोई नंबर नहीं था। एक अणे मार्ग जिस तरह से सत्ता का केंद्र है, वैसे ही आरजेडी का शक्तिपीठ था 10 सर्कुलर। तो वो शक्तिपीठ अब बदल गया है। पूरे जो आरजेडी के समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं उनके, चाहे वो कभी पटना नहीं आया, पटना से 400 किलोमीटर दूर रहता हो, लेकिन उसको पता था कि 10 सर्कुलर रोड में राबड़ी देवी और लालू यादव रहते हैं। तो वो जो आइडेंटिटी थी, जो उसके दिमाग में जो एक छवि थी, जो एक निवास स्थान के तौर पर, जैसे हम लोग मानते हैं ना, हमारे तमाम जो धर्मगुरु हैं, प्रवचन करने वाले हैं या देवता हैं, उन सबके धाम बने हुए हैं, तो वहां उससे आइडेंटिफाई करते हैं लोग। तो ये लालू यादव का जो ये 10 सर्कुलर रोड था, साधु यादव के जमाने से एक शक्तिपीठ की तरह था, और वो शक्तिपीठ एक वहां से हट गया है। इसका एक असर होगा लोगों के साइकी पर।
देखिए, बिल्कुल अजीत जी, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन 2-3 चीज़ें हैं, बड़ी दिलचस्प चीज़। आपने जेएनयू और वामपंथियों का ज़िक्र किया। मोदी एरा आने के बाद वो वामपंथी एरा कहीं न कहीं पीछे छिटक गया है। और मेरा व्यक्तिगत तौर पर ये मानना है कि अब विपक्षी राजनीतिक दलों को भी सनातनी के मुद्दे पर ही जाना पड़ेगा। उनको हिंदुत्व आइडियोलॉजी में अपने लिए सिम्पैथी जुगाड़ करने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि वामपंथी अगर कांग्रेस के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके इर्द-गिर्द नेताओं के इर्द-गिर्द ना होते, तो शायद कांग्रेस 130-140 पे होती। उनके 98-99 पे टिकने के पीछे एक बड़ी वजह बताई जा रही है। बंगले को लेकर आपने बिल्कुल सही कहा। दिल्ली में तो मैंने कवर किया कि भैया अजीत चौधरी का बंगला कैसे खाली करवाया गया, पैरामिलिट्री फोर्स लगा के 12 बिल्कुल, तुगलक रोड वाला। भारत नीरज रोड। शेखर का बंगला कैसे खाली करवाया, जिसमें चंद्रशेखर प्रधानमंत्री रहते हुए रहते थे और जिसमें बैठ के लगा करती थी। चंद्रशेखर, बिल्कुल। अटल बिहारी वाजपेयी सब लोग। और इनका ये प्रधान अपना इनका चिराग पासवान का बंगला जैसे हुआ उसको चिराग लेकर के पासवान का विवाद कैसे हुआ। खाली करवाया गया और ये सुनिश्चित किया गया कि दोबारा बंगला उनके पास ना जाए। चिराग पासवान का तो 12 जनपद खाली करवा के तुरंत रामनाथ कोविंद को अलॉट करवा दिया गया। बिल्कुल। एक किस्सा मेरे दिमाग में और आ रहा है, ये 2014 का वाकया है जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे। उससे पहले मनमोहन सिंह की सरकार थी, दक्षिण भारत के एक कलाकार थे। बहुत बड़े नामी सुपरस्टार थे। मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री थे। उन्हें एक बंगला मिला। उस बंगले में 1.5 या 2 करोड़ रुपए, एक दिन बड़े रोते हुए मिले पार्लियामेंट में, दुखी थे, रोते हुए मतलब दुखी थे। 1.5-2 करोड़ रुपए अपना अपना पर्सनल उन्होंने लगाया। उनको लगता नहीं था कि भाई हारने के बाद इतनी जल्दी खाली हो जाएगा। वो तो देखते थे कि नेता लगे हुए 10-10 साल, 15-15 साल तक। 1.5-2 करोड़ रुपए लगा के भव्य सा उन्होंने उसको बनाया। सरकार बदल गई कुछ महीने बाद, मोदी साहब प्रधानमंत्री बने, खाली करवाना शुरू किया। वो एक बड़े दिग्गज नेता के पास, भाजपा के दिग्गज नेता के पास गए कि हुजूर माई बाप मदद कीजिए। उन्होंने पूरा उनका फोटो वोटो देखा, अरे बड़ा अच्छा बंगला है, बड़ा अच्छा बंगला है। 7 दिन बाद उसको पता लगा कि जिस नेता से मदद मांगने गए थे उस नेता ने अपने नाम अलॉट करवा लिया, क्योंकि दिग्गज मंत्री थे। तो फिर उनसे कहा कि क्या करेंगे आप? तो कह रहे कुछ नहीं करूंगा, एक बड़ा हथौड़ा मंगा रहा हूँ, जितनी चीजें मैंने मंगाई है मैं सब तोड़ के जाऊंगा। तो उसके बाद वो घर में जितनी चीजें उन्होंने बनाई थी, वो सब तबीयत से उन्होंने 2-3 दिन लगा के तुड़वाया। और जब वो नेता वो घर देखने गए, बड़े दिग्गज मंत्री थे, तो सर पे हाथ पकड़ लिया कि ये तो सारा तहस नहस करके दे दिया। फोटो तो बड़ा अच्छा बनाया था, लेकिन मजबूरी में क्या करते, वो घर उन्होंने खुद से मांगा था। बिल्कुल, और मोदी बिल्कुल। साहब का नया नया एरा था, तो उस घर को उन्होंने अपने पास रख लिया। यहाँ आपने सही कहा कि बीजेपी की राजनीति को एक तरह से एक्सपोज करके रख दिया। एक और बड़ी खबर आ रही है, जब से इसमें सम्राट चौधरी। एक चीजें इसमें और हम ऐड जी। करना चाहते हैं। इसमें जो चूंकि बंगले वाली बात खत्म हो जाएगी, हमारा ये कहना था कि लालू यादव का परिवार अब थोड़ा बिखरा हुआ संतोष जी इसलिए रहेगा क्योंकि अब एक 39 कौटिल्य रोड, आप कौटिल्य मार्ग आपको मिल गया, 39 हार्डिंग रोड, और फिर आप कौटिल्य नगर में सामान रखे जा रहे हैं जो अपना निजी घर है उनका। तेजस्वी यादव एक पोलो रोड में रहेंगे जो नेता प्रतिपक्ष का बंगला है। मीसा भारती को एक अलग, वो कहीं अपना एकोमोडेशन देखेंगी, वो कहाँ, चूंकि वहां की लोकल एमपी हैं। तेज प्रताप यादव एक अलग बंगले में रहते हैं। पहले क्या था कि एक कॉमन बंगला था सबके लिए, कोई कहीं भी रहे तो 10 सर्कुलर रोड एक कॉमन जगह थी जहां सब लोग आ जाते थे सहज रूप से, किसी को बुलाना नहीं होता था या कोई ओकेजन क्रिएट नहीं करना होता था। तो आप इस बात को समझते हैं कि हो सकता है बहुत आत्मिक संबंध हो लोगों में, लेकिन जब फिजिकली आप मिलना जुलना कम होता जाता है तो वो आत्मिक संबंधों की ऊष्मा भी थोड़ी कम होती जाती है। तो ये एक परिवार के भीतर का जो मामला है उसको कैसे कैसे करेंगे, कैसे लोग कहाँ जाएंगे, कोई आएगा तो कहाँ जाएगा, किस जगह पर जाएगा, कौटिल्य नगर जाएगा, हार्डिंग रोड जाएगा, पोलो रोड जाएगा, कहाँ जाएगा। तो ये इसको एक कोऑर्डिनेशन परिवार के अंदर का बनाना होगा, क्योंकि उसका एक मैसेज होगा। और पार्टी के जो लोग दूर दराज से आएंगे वो कहाँ जाएंगे। पहले पार्टी का कोई भी आता था, तेजस्वी यादव कहीं भी रहते हो, वो 10 सर्कुलर रोड जाता था। अब वो अगर 10 सर्कुलर रोड नहीं जाएगा तो वो कहाँ जाएगा, पार्टी के नेता किस जगह जाएंगे, क्या पांचों दरवाजों पर घूमेंगे और किसी के यहाँ नहीं गए तो उसको बुरा लग जाएगा, उसकी जासूसी होगी। तो ये एक नुकसान एक हमको दिख रहा है। और वो जैसे बंगले वाला एक किस्सा उनका भी था, अपने गिरिराज सिंह को बंगला मिला हुआ अमर सिंह का, तो अमर सिंह ने जो बंगला सजाया था वो तो क्या अद्भुत सजाया था, और क्या पार्टियां होती थी उस तरह से वो मेंटेन नहीं कर पाए, लेकिन वहां तोड़फोड़ नहीं हुई थी, वो बंगला उनको ऐसे ही मिल गया। नहीं, वो आपने बिल्कुल सही कहा कि वो बंगला उनको ऐसे ही मिल गया। एक और खबर आ रही है, जब से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, अब मुख्यमंत्री तो भाजपा के है वो, अब जनता दल यूनाइटेड, राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह तो कह चुके हैं कि भाई नीतीश ने बनवाया है। तो जेडीयू ये बार बार मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि नीतीश ने बनवाया है। बिहार में लोग ये भी कहते हैं कि जब तक नीतीश चाहेंगे तब तक वो रहेंगे। और वो अपने आप को भी मन से भाजपाई शायद नहीं मान रहे। लेकिन इस बीच प्रशांत किशोर का एक बयान आता है कि सम्राट चौधरी को सिर्फ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव तक ही मुख्यमंत्री बनाए रखेगी। तो क्या सम्राट चौधरी की विदाई की तारीख आई कि यूपी का रिजल्ट आए और इधर 1-2 महीने में हो जाए? प्रशांत किशोर के इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, प्रशांत किशोर को हम बहुत सीरियस व्यक्ति मानते हैं, अच्छा व्यक्ति मानते हैं।
बिहार के आइकॉन की तरह मानते हैं और हम इस बात पर गर्व करते हैं कि वो बिहार के हैं जिन्होंने पूरे देश में इतना बड़ा नाम कमाया अपना, अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपनी मेधा के दम पर। हम इस नाते उनका बड़ा सम्मान करते हैं। लेकिन अब वो एक राजनीतिक दल के नेता है। अब वो जब तक वो चुनाव रणनीतिकार थे, हम उनके बयान को ऑब्जेक्टिव उस तरह से देखते थे। अब उसमें उनके बयान को एक राजनीतिक नजरिए से देखना होगा, क्योंकि वो एक राजनीतिक दल के व्यक्ति हैं, नेता है राजनीतिक दल के। तो उस नाते उनका काम है राजनीति करना कि एक घटना हुई तो ये आप उस पर एक बयान देना इस नजरिए से। अब आप देखिए योगी आदित्यनाथ के बारे में इस तरह से कितनी बार कहा गया हुआ है कि किस समय उनकी सत्ता चली जाएगी, कितने दिन के बाद उनका, कौन से चुनाव के बाद उनको हटा दिया जाएगा, किस घटना के बाद हटा दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी की सरकार को लेकर के इस तरह की कितनी बातें आई, तमाम लोगों को लेकर के इस तरह की। चूंकि ये अपोजिशन का नेता जो होता है उसका काम है आप मतलब फिशिंग इन ट्रबल वाटर जो होता है, ट्रबल्ड वाटर है। सम्राट चौधरी अभी मुश्किल स्थितियों में फंसे हुए हैं, क्योंकि एक के बाद एक कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो जिससे लगा कि सरकार हैंडल नहीं कर पा रही है चीजों, तो वो उसका फायदा उठाना चाह रहे हैं। तेजस्वी यादव को उठाना चाहिए है, प्रशांत किशोर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में अगर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नहीं बनते या अभी हटा दिए जाते हैं तो उत्तर प्रदेश के चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव उत्तर प्रदेश की राजनीति से होता है, बिहार का चुनाव बिहार की राजनीति से होता है। तो ये इस बात को हम बहुत पहले भी बहुत व्याख्या हम लोग इस पर कर चुके हैं, बहुत बारीकी से हम लोगों ने इसका आकलन किया। ये नहीं होता है इस तरह से कास्ट आइडेंटिफाई नहीं करती है। अगर कास्ट इस तरह से आइडेंटिफाई करती है अपने को तो भारतीय जनता पार्टी ने उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दोनों जगह आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन आपने देखा क्या हुआ झारखंड में। लोकसभा की एक भी आदिवासी आरक्षित सीट बीजेपी नहीं जीत सकी और विधानसभा की 28 में से सिर्फ एक आदिवासी आरक्षित सीट बीजेपी जीती। आदिवासियों ने वोट नहीं दिया। दो आदिवासी मुख्यमंत्री हैं और दोनों की सीमा लगती है उड़ीसा की भी और छत्तीसगढ़ की भी। दोनों जगह बीजेपी ने आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए, आदिवासियों ने वोट नहीं दिया झारखंड में। तो ये होता है, ये आप वहां के लोकल इक्वेशन से होगा। हाँ, आप अगर कोई वादा ऐसा करते हैं, कोई ऐसी तस्वीर दिखाते हैं, इसको इस तरह से जोड़े हम लोग कि विदाई तभी होगी। देखिए, उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद हम प्रशांत किशोर के बयान को दूसरा डायमेंशन दे रहे हैं। सम्राट चौधरी की विदाई तभी होगी जब उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनेंगे, अन्यथा नहीं होने जा रही है। इसका कोई मतलब नहीं है, अन्यथा नहीं होगी। अगर बीजेपी डेयर करती है कि हम योगी आदित्यनाथ को हरा देंगे चुनाव जीतने के बाद, अभी तो चुनाव ही जीतना है, अभी तो चुनाव जीतने के, अभी चुनाव हो, चुनाव जीते बीजेपी और जीतने के बाद कहे कि हम योगी आदित्यनाथ को हटा करके और स्वामी प्रसाद मौर्य या किसी दूसरे कुशवाहा को बना रहे हैं, तब तो आप सम्राट चौधरी को हटा सकते हैं, अन्यथा आप नहीं हटा सकते। सिंपल सी बात है बिहार का समीकरण। और दूसरी बात, अब बिहार में समझिए, सम्राट चौधरी जो हैं वो कोई आज ऐसा नहीं है जो कि एकदम से लॉटरी खुल गई, भजन लाल शर्मा की तरह उनकी पर्ची निकल गई और वो मुख्यमंत्री हो गए। उनको मुख्यमंत्री के लिए तैयार किया गया है। वो कोई न पुष्कर सिंह धामी है, न कोई विष्णुदेव साय है, न मोहन चरण मांझी है, न मोहन यादव है, न भूपेंद्र पटेल है, न भजन लाल शर्मा है। उनकी पर्ची नहीं निकली है। उनको बरसों से बीजेपी ने लीडरशिप के लिए तैयार किया है और वो खुद भी इस बात की तैयारी कर रहे थे। आपके प्रोग्राम में भी हमने कहा था, जब बनने के पहले ही हमने कहा था कि वो उस कैटेगरी के नेता हैं जो सिर्फ एक पद की महत्वाकांक्षा नहीं रखते हैं, उस पद तक पहुंचने की तैयारी भी करते हैं निरंतर। जो हम लोग बार बार विंस्टन चर्चिल का कोट करते हैं, जब वो पहली बार प्रधानमंत्री हुए थे तो उन्होंने कहा था कि मैंने उम्र भर इस क्षण की प्रतीक्षा की है और इसकी तैयारी की है। तो सम्राट चौधरी प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे, सम्राट चौधरी तैयारी भी कर रहे थे। अनगिनत नेता है जो सिर्फ प्रतीक्षा करते हैं और उनकी प्रतीक्षा हो सकता है पूर्ण हो जाए, कई बार नहीं होती है, और अनगिनत नेता तैयारी करते रह जाते हैं और नहीं हो पाता है। इन्होंने तैयारी की, प्रतीक्षा की, उसके लिए अपने को तैयार किया और उसमें इनकी पार्टी ने इनको इनकी पार्टी का बड़ा योगदान रहा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह का बड़ा योगदान रहा, जिन्होंने बिहार के हर संभावित हर पद पर इनको रखा। प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष रहे, विधानसभा में नेता बने, उप मुख्यमंत्री बने गृह विभाग के साथ, उसके पहले वित्त विभाग के साथ। तो जो भी पद हो सकते थे मुख्यमंत्री के पहले वो इनको दिए गए थे। इसलिए ये बाई चांस बने हुए कोई एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर नहीं है, इनको एक योजना के तहत बनाया गया है। और अब ये जो त्रिवेणी संघ की भी बात होती है, आपने भी कई बार उसकी चर्चा की है, उस हिसाब से भी बन गए हैं। और जो एक आइडेंटिफाई करना होता है पिछड़ी जातियों को, देखिए कोयरी, कुर्मी, धानु और डांगी को अब तो कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि डांगी कुशवाहा नहीं माना जाएगा, लेकिन समूह वही है। तो कोयरी, कुर्मी, दानुक और डांगी, ये चार जातियां मिलकर के वहां 10-12%, 13% वोट बनाती हैं। 10-12% वोट वाला जो एक समूह है, ये यादव के बाद दूसरा सबसे बड़ा ओबीसी समूह। इसको आप एक बार नेता बना करके और फिर उसको नाराज करने का जोखिम नहीं ले सकते। आपने एक बार बना दिया तो बना दिया, संतोष जी,
योगी आदित्यनाथ को लेकर के तमाम कंपटीशन की जो बातें हो रही है दिल्ली से, उस कंपटीशन में उनको क्यों नहीं हटाया जा रहा है? क्योंकि ये पता है कि अगर उनकी जो जाति है वो नाराज होती है तो पता नहीं अभी उनके होने से फायदा कितना है, लेकिन नहीं होने से नुकसान बहुत हो जाएगा, और वो नुकसान उत्तर प्रदेश में भी होगा, बिहार में भी होगा, झारखंड में भी होगा और देश भर में होगा। तो ये जोखिम बीजेपी नहीं ले सकती है। और 2029 के चुनाव के पहले भी हम एक बड़ी राजनीतिक बात कर रहे हैं, भविष्यवाणी की तरह, बीजेपी कोई बड़ा प्रयोग करने की स्थिति में नहीं रहेगी। अभी का जो कैबिनेट रिसफल होगा इसके बाद की बात हम करें, राज्यों में कोई बड़ा प्रयोग करने की स्थिति में नहीं होंगी। आप ऐसे ही लोगों को हटाएगी बीजेपी जो इररिलेवेंट लोग, जो किसी कास्ट कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं या रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उस कास्ट में कोई ऐसा उनको लेकर के इमोशनल जुड़ाव नहीं हो गया है कि उनको अगर भजन लाल शर्मा को हटा दे तो ये नहीं होगा कि ब्राह्मण सारे बहुत नाराज हो गए, या मोहन यादव को हटा दे तो ऐसा नहीं होगा कि अब यादव पहले बहुत वोट देता था अब नहीं देगा, तो ये नहीं होगा। जिनकी इनको हटा सकते हैं, लेकिन जिनके साथ कास्ट की आइडेंटिफिकेशन बन गई है, जो एक बड़े समाज को, बहुजन समाज को का नेतृत्व करने लगे हैं, उनको हटाने में बीजेपी को मुश्किल होगी। इसलिए हमको लगता है कि ये प्रशांत किशोर का बयान प्योर पॉलिटिकल बयान है, वो फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर है। उसी बयान में उन्होंने ये भी कहा, जेडीयू के लोगों का भी जिक्र किया उन्होंने, बीजेपी के लोगों का भी जिक्र किया कि वो लोग भी, तो ये वो कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा करना चाह रहे हैं कि उन्होंने ये भी कहा, आपने सुना होगा वो बयान जो आपने सुना कि आप ही ने भेजा हमको, हमने वहीं से वो बयान सुना उनका कि भाई नीतीश कुमार का 20 साल का राज था, तो कोई पूछे कि क्या उस समय अपराधियों का राज था जो आज अपराधी खत्म किए जा रहे हैं। तो ये भी एक फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर है। जेडीयू बीजेपी के बीच आप एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना चाह रहे हैं, ये भी पॉलिटिकल बयान है। तो ये सब बयानों की मतलब हम लोग इसकी ना सराहना कर सकते हैं ना इसकी निंदा कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, आप अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, करिए, अच्छी बात है, आप किसी के लिए आए हैं तो आप कर रहे हैं। अजीत जी, एक बात, बिहार में की राजनीति में उपचुनावों की बड़ी भूमिका होती है। हमें याद है कि 90 में लालू यादव मुख्यमंत्री बने और 94 में वैशाली का उपचुनाव, जहां लवली आनंद लड़ी, आनंद मोहन की पत्नी, शायद पता नहीं पार्टी बिहार पीपल्स पार्टी या कुछ इस तरह से नहीं उन्होंने थी, उस बनाया समय था। पार्टी नहीं बनी थी, निर्दलीय लड़ी थी। अच्छा, निर्दलीय लड़ी थी। हाँ, निर्दलीय लड़ी थी और लालू यादव अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद वो लोकसभा उपचुनाव को नहीं जीत पाए थे। एक सीट पर बिहार में विधानसभा उपचुनाव होना है, नितिन नवीन की सीट है। आम चुनाव जब विधानसभा के हुए तो प्रशांत किशोर हिम्मत नहीं कर पाए। अब वो बार बार कह रहे हैं कि मैं लड़ूंगा लड़ूंगा लड़ूंगा। खबरें ये भी आ रही है कि तेजस्वी यादव भी सपोर्ट कर सकते हैं, अपोजिशन के संयुक्त उम्मीदवार भी हो सकते हैं। क्या इस बार प्रशांत किशोर हिम्मत दिखाएंगे कि अंतिम समय में फिर पांव पीछे खींच लेंगे कि नहीं, ये समस्या है, ये समस्या है? बोलते बड़ा अच्छा है वो, तो तर्क जो गढ़ते हैं उस तर्क को आप सुनेंगे तो आपको पहली नजर में यकीन हो जाएगा कि हाँ, ये आदमी सही बोल रहा है। क्या उपचुनाव में प्रशांत किशोर लड़ेंगे और क्या असर इस उपचुनाव को लेकर आपको लगता है कि पड़ेगा बिहार के राजनीति? देखिए, पहला सवाल तो ये है कि क्या लड़ेंगे। अगर इस बार नहीं लड़े वो तो फिर उनके लिए बड़ी मुश्किल होगी। फिर उनको हमेशा रणछोड़दास कहा जाएगा कि हर चुनाव के पहले आप कहते हैं कि आप लड़ेंगे और आप नहीं लड़ते हैं, तो आगे जब वो सचमुच लड़ने आएंगे तो लोगों को यकीन नहीं होगा, या लोग उस तरह से उनके साथ नहीं कनेक्ट होंगे, नहीं जुड़ेंगे। या तो आपको पहले ही ये हाइप नहीं क्रिएट करनी चाहिए थी कि आप लड़ेंगे। ऐसा तो है नहीं कि उनके नाम की हाइप किसी दूसरी पार्टी ने क्रिएट की है। बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, इन लोगों ने तो नहीं की है, ये तो उन्हीं की पार्टी ने ये हाइप बनाई है कि वो लड़ेंगे। तो ये आप नहीं बनाते। आपने अगर बना दिया है तो आपको मतलब लड़ना होगा, वॉक द टॉक की बात होगी। आप जो कह रहे हैं वो लड़ेंगे, आप जो कह रहे हैं वो करेंगे, तभी आपकी विश्वसनीयता बनेगी। नहीं तो जिस तरह से आप राघोपुर छोड़ करके भागे और उस लड़ाई को ही आपने नष्ट कर दिया, वहां की लड़ाई को, उस तरह की स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो पहला ये है कि अगर आपने हाइप बनाई है तो आपको लड़ना चाहिए। हमको लग रहा है कि उन्होंने जिस लेवल पर हाइप जो ले गए हैं इस इशू को, तो वो लड़ना चाह रहे हैं, तो वो हो सकता है कि लड़े, ज्यादा चांस है कि वो लड़े। अब इसके बाद आइए कि लड़ेंगे तो कैसे लड़ेंगे। अब अगर प्रशांत किशोर लड़ते हैं, स्वयं लड़ते हैं, तो प्रशांत किशोर के पास बहुत ही बढ़िया अनुभव है चुनाव लड़ने का, लड़ाने का। बहुत ही बढ़िया अनुभव है उनको नैरेटिव सेट करने का। बहुत ही बढ़िया उनके पास तंत्र है जिससे वो एक एक वोटर तक पहुंच सकते हैं आसानी से। उनके पास बहुत ही अच्छे मुद्दे हैं जो एक एक वोटर को पहुंचा करके जाके बता सकते हैं। और ये सरकार की कंटिन्यूटी है, नीतीश कुमार वाली सरकार की। ये 20 साल का की एंटी इनकम्बेंसी या इन 20 वर्षों के शासन में जो काम नहीं हुए हैं वो तमाम काम जा करके वो लोगों को बता सकते हैं। उनके पास इसका तंत्र भी है और उनके पास ऐसी पूरी सूची है, लिस्ट है कि क्या क्या काम नहीं हुआ है। और एक ब्रॉडर नैरेटिव भी है उनके पास जो वो पलायन को लेकर के बनाते हैं, बेरोजगारी को लेकर के बनाते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर के बनाते हैं, इन तमाम चीजों को लेकर के। तो ये जाकर के वहां एक केस स्टडी की तरह, एक मॉडल की तरह वहां इस चुनाव को वो लड़ सकते हैं। अगर उनको अपोजिशन का साझा कैंडिडेट बनाया जाता है तब ये लड़ाई, अगर अपोजिशन के साझा कैंडिडेट नहीं होते हैं तब भी लड़ाई दिलचस्प होगी। लेकिन अगर वो साझा कैंडिडेट हो जाते हैं
फिर ये भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई इसलिए है क्योंकि वो नितिन नवीन की सीट है। बांकीपुर सीट पर नितिन नवीन 58,000 वोट से चुनाव जीते थे। बीजेपी की चुनौती होगी कि वो नितिन नवीन जितने से जीते हैं, मार्जिन उससे कम नहीं। सरकार में आने के बाद, आपका अपना मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले 3-4 महीने में जो आपने काम किए हैं, जो एजेंडा पूरा किया है, उस एजेंडे पर जनादेश की तरह ये चुनाव लड़ा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के एंगल से देखिए तो ये सम्राट चौधरी सरकार के ऊपर, सरकार के पहले 4 महीने 5 महीने जब चुनाव की घोषणा होती है, उस समय का मतलब जब चुनाव, उस समय हम लोग फिर देख लेंगे कि क्या कितने समय के बाद हो रहा है, उतने समय के काम काज के ऊपर जनादेश होगा, जनमत संग्रह की तरह होगा। लोग संतुष्ट हैं या नहीं, शहरी इलाका है पूरी तरह से, कास्ट का इक्वेशन भारतीय जनता पार्टी के को फेवर करता है। शहरी इलाका होने की वजह से मध्य वर्ग है जो बीजेपी के को फेवर करता है, बीजेपी के पॉलिटिकल पोजीशन को फेवर करता है। वहां अगर आप चुनाव अगर नहीं जीत पाते हैं, प्रशांत किशोर ऐसी लड़ाई जाकर के बनाते हैं, अपोजिशन उनके साथ खड़ा होता है और वो चुनाव अगर प्रशांत किशोर जीतते हैं तो ये एक नई राजनीति की शुरुआत होगी। बीजेपी को अगले बीजेपी के लिए अगले 3 या 4 साल, 3 साल जो विधान लोकसभा का है और उसके बाद विधानसभा का कार्यकाल बहुत मुश्किल हो जाएगी। प्रशांत किशोर अगर विधानसभा में पहुंचते हैं बांकीपुर से जीत करके, तो ये विधानसभा के अंदर एक मजबूत आवाज पहुंचेगी, एक लॉजिकल आवाज पहुंचेगी और जनता के बीच जा करके उनको अपनी बात जब वो कहेंगे तब उनको गंभीरता से ज्यादा लोग सुनेंगे, क्योंकि वो एक मॉडल बना करके दिखाएंगे, चुनाव जीत करके दिखाएंगे। तो ये दोनों ही, प्रशांत किशोर के नजरिए से देखें तो उनकी आगे की राजनीति सारी इस पर निर्भर करती है कि वो लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं। अपोजिशन की राजनीति, अब इसके बाद अपोजिशन की राजनीति भी इस पर निर्भर करती है कि वो प्रशांत किशोर का समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं। देखिए, इतने आशंकित लोग हैं, इतने जो वो इनसिक्योरिटी में रहने वाला अपोजिशन है। आप देखिए कि कन्हैया कुमार नहीं कबूल होते हैं तेजस्वी यादव को, पप्पू यादव नहीं कबूल होते हैं लालू यादव को, तो क्या प्रशांत किशोर कबूल होंगे? क्या ये लोग चाहेंगे सब लोग कि प्रशांत किशोर को हम समर्थन दें ईमानदारी से और वो चुनाव जीत करके अपोजिशन का चेहरा बने? ये नहीं चाहेंगे। और फिर अब उन्होंने तेजस्वी यादव के लिए जिस तरह की बातें कही है वो अभी नहीं बोल रहे हैं, अब चूंकि सारा टारगेट सम्राट चौधरी है, नहीं तो उनकी शिक्षा दीक्षा को लेकर के, उनकी राजनीति को लेकर के, उनके कामकाज को लेकर के प्रशांत किशोर ने जैसी बातें कही है, उसमें उसके बाद क्या दोनों आपस में मिलेंगे तो कैसे बात करेंगे? तो ये कॉन्फ्लिक्ट है, एक पैराडॉक्स है। उस पैराडॉक्स में कैसे रास्ता निकलता है? अपोजिशन के लोग उनके पीछे खड़े होते हैं या नहीं होते हैं, वो खुद लड़ने को तैयार होते हैं नहीं, बहुत सारे अगर मगर हैं। लेकिन अगर वो लड़े तो ये लड़ाई वैसी ही हो जाएगी, दिए और तूफान वाली लड़ाई हो जाएगी। संतोष जी, जैसे आपने लवली आनंद के चुनाव की याद दिलाई, और हम लोग गांव गांव घूमे हुए थे उस चुनाव में, क्योंकि वो एक आइकॉनिक इलेक्शन हो गया। स्टालवार्ट लड़ रहे थे भाई, किशोरी सिन्हा चुनाव लड़ने आ गई थी वहां, और ये लग रहा था कि भाई अब छोटे साहब की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, लालू यादव की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, उनकी सरकार है, और एक ऐसे आकर के आनंद मोहन महिषी से आकर चुनाव लड़ रहे हैं, विधायक महिषी के, तो उन अपनी की पत्नी चुनाव लड़ रहे हैं जिनको कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है। वो चुनाव जीते और उसके बाद राजनीति बदली, जिस रूप में माना जा रहा था उस रूप में नहीं बदली। लालू यादव ने उस मौके का सही इस्तेमाल कर लिया, आर पार की लड़ाई का नारा जो हुआ उसमें अगड़ा पिछड़ा बनाने में उनको आसानी हो गई। ऐसा चुनाव जबलपुर का था जब शरद यादव 1974 में जीत करके आए थे, विपक्ष के उम्मीदवार थे और सेठ गोविंद दास को उन्होंने हराया था। तो बाई इलेक्शन चिकमगलूर से जब इंदिरा गांधी बाई इलेक्शन जीत करके आई थी, बाई इलेक्शन का अपना मतलब होता है। भाई इंदिरा गांधी चिकमगलूर लड़ने गई तो वो नारा लगाई था ना कि एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमगलूर चिकमगलूर। तो वो जीत के आई और जनता पार्टी के बिखरने की और समाप्त होने की शुरुआत हो गई थी। तो हम ये नहीं कह रहे कि प्रशांत किशोर जीत जाएंगे तो बीजेपी के बिखरने या एनडीए के हारने की, मतलब कि हार के अंत की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन राजनीति पर एक बड़ा असर पड़ेगा और बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर ज्यादा मजबूती के साथ स्टैब्लिश हो जाएंगे। बीजेपी को एक बहुत ही मजबूत प्रतिद्वंदी मिलेगा बिहार में। बिल्कुल अजय जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि एक मजबूत प्रतिद्वंदी मिलेगा अगर प्रशांत किशोर विधानसभा पहुंच जाते हैं तो। लेकिन अगर लड़ने का फैसला नहीं किया तो जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, प्रशांत किशोर की विश्वसनीयता पर कई तरह के सवाल खड़े हो जाएंगे। राबड़ी देवी और लालू यादव ने बंगले वाला जो खेल कर दिया वो बीजेपी को एक तरह से उन्होंने एक्सपोज किया। इन तमाम जानकारियों से हमारे दर्शकों को रूबरू कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। धन्यवाद। तमाम दर्शकों से कहूंगा कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। अजीत जी ने बहुत सारी ऐसी जानकारियां आपको बताई है जो शायद आज की युवा पीढ़ी भूल गई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो जरूर कमेंट करिए। चैनल पसंद कर आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सके तो ज्वाइन भी कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आ गया तो लाइक करके 2-4 लोगों तक फॉरवर्ड जरूर कर दीजिएगा। लेकिन इन सबसे जरूरी चीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी ये स्टोरी, हमारी ये चर्चा कैसी लगी। एक बार फिर से
आप सबका धन्यवाद, आभार और नमस्कार।